नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। दोस्तों, हम आज जो वीडियो लाए हैं आपके लिए वो राजभाषा का पार्ट सेकंड है। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुके हैं। दोस्तों, जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो हम पार्ट सेकंड में सोल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 51। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? हाउ मेनी सेक्शन आर देयर इन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963? दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। जो हमारा 1963 एक्ट है दोस्तों, वो पारित हुआ था 10 मई 1963 में। ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1965 में। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ था पारित, ये हुआ था लागू। और संशोधन जो इसमें हुआ था वो ठीक पारित होने के 4 साल बाद 10 मई 1967। ठीक है दोस्तों, तो ये पारित हुआ था 10 मई 1963 में, लागू हुआ था 26 जनवरी 1965 में, और इसका संशोधन हुआ था 10 मई 1967 के अंदर। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर राजभाषा जो हमारा अधिनियम है, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर कुल नियम जो है वो 9 नियम है, कुल 9 नियम है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन कर दिया। फर्स्ट, आप अगर हमारा पार्ट देखोगे इसका, जो हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है, उसमें आपको सब कुछ पूरी वाक्य सहित मिलेगा। तो इसमें इतना ही बताते हैं, बार बार रिपीट करना में दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं? तो दोस्तों इसमें 9 धाराएं, आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राजभाषा अधिनियम 1963 राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को राजभाषा संबंधी नियम बनाने की शक्ति दी गई है? दोस्तों, इसने क्या पूछ लिया है कि नियम ही पूछ लिया है, कि आपको नाम दिया है कि केंद्र सरकार को राजभाषा संबंधी नियम बनाने की शक्ति जो है वो किस नियम के अंदर है। तो टोटल दोस्तों 9 नियम है इसके, मैंने आपको बताया। तो मैं आपको एक एक नियम इसके बताता हूँ। सर जी, कोई सा भी नियम हो, उसकी जो पहली धारा या पहला नियम होता है वो हमेशा क्या बताता है, उसका नाम, कि नाम क्या है उस नियम का। ठीक है दोस्तों, और कब से वो लागू हुआ वो तिथि बताता है। जो दूसरा नियम होता है वो क्या बताता है, उसकी परिभाषा है, परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, परिभाषा बताता है। और जो थर्ड नियम इसमें बताया वो क्या बताता है, थर्ड नियम हमारा क्या है कि संघ की राजकीय प्रयोजनों एवं संसद के कार्यों के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये बोल रहा है कि जो संघ है उसकी जो राजकीय प्रयोजन है उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी यूज होगा। ऐसा नहीं पूरा काम हिंदी में होगा, इंग्लिश में भी होगा। ये हमारा नियम 3 बताता है। अब नियम 4 दोस्तों, ये क्या बोलता है कि राजभाषा संबंधित संसदीय समिति का गठन। तो जितनी भी संसदीय समिति गठन है, हमारी जो संसदीय समिति है, संसदीय समिति का गठन, संसदीय समिति का गठन दोस्तों वो किसमें आता है, नियम 4 के अंदर। नियम 5 ये क्या बोलता है कि जो केंद्र सरकार है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी केंद्र सरकार दोस्तों, उसके जितने भी नियम है, अध्यादेश है, उन सब का अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी अनुवाद होगा। ये नियम 5 बोलता है कि जो हमारे केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके जो भी नियम है, अध्यादेश है, उसका इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी अनुवाद होगा। ये नियम 5 बोलता है। नियम 6 हमारा क्या बता दोस्तों, कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार है, ठीक है दोस्तों, उसमें जितने भी नियम है, ये अध्यादेश है, उसका इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी अनुवाद होगा। ये नियम 6 बोलता है। नियम 5 क्या बोलता है, नियम 5 है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि जो भी नियम अध्यादेश है उसका इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी अनुवाद होगा। और नियम 6 क्या बोलता है कि राज्य सरकार के लिए कि जो जितने भी नियम वगैरह है, अध्यादेश वगैरह, उसका इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में अनुवाद भी होगा। ये नियम 6 बोलता है।
नियम 7 क्या बोलता है दोस्तों कि जो भी हमारे उच्च न्यायालय है, जो हमारे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसमें आप क्या है कि उसके अंदर जो निर्णय है उसको आप हिंदी हिंदी के अंदर या किसी राज्य की राजभाषा, किसी राज्य की राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग चुन सकते हैं। वैसे दोस्तों जो हाई कोर्ट था उसमें इंग्लिश चलती है, आपको मालूम ही है कि हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट है तो इंग्लिश में ही सारा काम होता है। बट आप उसमें विकल्प दे रखा है आपको कि हिंदी या फिर किसी राज्य की राजभाषा को चुन सकते हो। पर उसके लिए क्या दोस्तों, आपको राष्ट्रपति जो हमारे उसकी अनुमति चाहिए। जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो हमारा राष्ट्रपति है, उनकी अनुमति चाहिए। तो नियम 7 क्या बोलता है कि भाई हाई कोर्ट वगैरह के अंदर आप हिंदी या कोई राज्य भाषा चुन सकते हो, क्षेत्र की राजभाषा चुन सकते हो, पर उसके लिए आपको राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7 नियम। 8 क्या क्या बोलता है दोस्तों, नियम 8, नियम 8 क्या बोलता है दोस्तों, इधर इधर लिख सकते हैं, जगह ही नहीं मिल रही है, थोड़ा सा दोस्तों इस तरफ करना पड़ेगा। नियम 8 क्या बोलता है कि नियम 8 के अंदर क्या शक्ति है नियम बनाने की। नियम 8 में क्या है, नियम बनाने की शक्ति, कि ये जो नियम बना है उसकी शक्ति किसके पास है, इसमें संशोधन कौन कर सकता है, वो सब नियम 8 के अंदर है। हमारा जो नियम 9 है वो क्या बोलता है दोस्तों, अपवाद। अपवाद दोस्तों, हर नियम में कुछ ना कुछ अपवाद होता है, तो जितने भी अपवाद वगैरह है वो सब नियम 9 के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको 1 से लेके 9 तक सारे नियम बता दिए। पहले में क्या था, जो धारा है उसमें क्या था कि नाम और आरंभ, के नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, राजभाषा अधिनियम 1963। ये कब से आरंभ हुआ, ये पारित कब हुआ, 1963 के अंदर, लागू हुआ 26 जनवरी 1965 के अंदर। तो ये तो उसका आरंभ हो गया। नियम 2 में परिभाषाएं थी। ठीक है दोस्तों, नियम 3 क्या था, नियम 3 जितना भी हमारे संघ के राज्य के प्रयोजन है या भी संसद है, उसके कार्य हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी किए जाएंगे, ये नियम 3 बोलता है। नियम 4 क्या बताता है कि जितनी भी संसदीय समिति है उसका गठन कैसे होगा, उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन क्या होंगे, वो सब का, उस सबके बारे में नियम या जो धारा 4 में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अब जो धारा 5 है हमारी, वो क्या बताती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, अपनी जो केंद्रीय सरकार है, मतलब केंद्रीय अधिनियम है जितने भी है, उसके अंदर जो है नियम या अध्यादेश है वो इंग्लिश आता हिंदी में भी अनुवाद किए जाएंगे। 6 में क्या था, वो राज्य सरकार के लिए था कि भाई जितने भी नियम वगैरह वो इंग्लिश में तो होंगे, हिंदी में भी होंगे। 7 क्या था हमारा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट वगैरह है, उसमें चलती तो इंग्लिश भाषा है, पर आप उसमें हिंदी या फिर किसी क्षेत्र की राजभाषा में भी आपके जो निर्णय है वो ले सकते हैं, पर राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। 8 में क्या है, नियम बनाने की शक्ति, और 9 में क्या है, अपवाद, जो भी इस नियम के अपवाद है सब 9 में डाल दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं आपको बता दिया कि कैसे किस नियम है और किस नियम में क्या है, किस रूल में क्या है। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था। अब हम क्वेश्चन पाते हैं। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को राजभाषा संबंधी नियम बनाने का अधिकार है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो नियम बनाने की शक्ति है वो किसमें है, वो धारा 8 में है। ये शक्ति की बात कर रहा है ये। ठीक है दोस्तों, नियम बनाने की शक्ति वो किसमें, धारा 8 में, जस्ट मैं आपको बताया ऊपर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए चालू की गई योजना कौन सी है। दोस्तों इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल में कि जब भी टेक्निकल रेल विषयों की बात की जाए, रेल विषयों की बात कर, तकनीकी रेल विषयों की बात की जाए, तो इसके लिए दिया जाता है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड या पुरस्कार जिसको बोलते हैं, जब टेक्निकल विषय की बात की जाए। ठीक है दोस्तों, तकनीकी रेल विषयों की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा लाल बहादुर शास्त्री। वहीं बात करी जाए दोस्तों क्या बोलते हैं, अपने कहानी की बात की जाए, कहानी कहानी की बात की जाए, संग्रह की बात की जाए, संग्रह की बात की जाए, तो उसके दोस्तों क्या जाता है, संग्रह के लिए या उपन्यास के लिए, उसके लिए मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है। वहीं दोस्तों बात की जाए कविता के लिए, काव्य, काव्य या कविता के लिए, उसमें दिया जाता है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, गुप्त। ठीक है दोस्तों,
ये 3 पुरस्कार है, मैंने आपको तीनों बता दिए हैं कि अगर बात करें तकनीकी विषयों के लिए तो लाल बहादुर शास्त्री, बात करें कहानी के लिए या संग्रह के लिए तो मुंशी प्रेमचंद। और आपको याद भी होगा दोस्तों, आपने स्कूल टाइम पढ़ा होगा कहानियों के बारे में, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आपने सुना ही होगा। इसके अलावा जो काव्य और कविता के लिए अपनी मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि तकनीकी विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए चालुक्य की योजना कौन सी है? तो दोस्तों वो हमारी हो जाएगी लाल बहादुर शास्त्री। हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी, लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मूल्य की पुरस्कार लेखन पुरस्कार योजना। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों कि मौलिक कथा, कहानी संग्रह एवं उपन्यास। दोस्तों कहानी और उपन्यास की बात कर रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया मुंशी प्रेमचंद के मौलिक कथा, कहानी संग्रह एवं उपन्यास लेखन को पुरस्कृत करने हेतु चलाई गई योजना का क्या नाम है? दोस्तों मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार योजना, यही हमारा आंसर हो जाएगा बी, कहानी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद। ठीक है दोस्तों, टेक्निकल लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मौलिक काव्य कविता। यहाँ काव्य कविता की बात कर रहा है। अब काव्य कविता की बात कर रहा है तो इसमें क्या था, मैथिली शरण गुप्त। तो क्वेश्चन क्या है कि मौलिक काव्य कविता संग्रह को पुरस्कृत करने हेतु चलाई गई योजना का क्या नाम है? दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा सी, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, राजभाषा अधिनियम 1967। दोस्तों ये राजभाषा अधिनियम नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक क्वेश्चन में, ये राजभाषा नियम होगा। ठीक है दोस्तों, राजभाषा नियम 1967 के किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है? दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, मैं फिर बताता हूँ कि जो हमारा राजभाषा नियम है, ठीक है दोस्तों, वो 1967 के अंदर आया और इसमें टोटल जो है 12 नियम है, इसमें जो है 12 नियम है। और इसका जो अब तक संशोधन हुआ है वो 3 बार हो चुका है। पहली बार हुआ था 1987 में, ठीक है दोस्तों, दूसरी बार हुआ था 2007 में और तीसरा बार हुआ था 2011 में। तो ये कब आया था राजभाषा नियम? 1976 के अंदर। इसमें 12 नियम है। पहली बार इसका जो संशोधन हुआ 1987 में हुआ, उसके बाद 2007 में, फिर 2011 में। तो दोस्तों 2011 में इसका तीसरी बार संशोधन हुआ था। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्या देखो, इसमें पूछा है कि भाई किस नियम के अंदर कर्मचारी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवत हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके जो नियम है टोटल 12 नियम है। मैं आपको एक एक करके सारे नियम बोलता हूँ, चाहिए तो आप एक पेन कॉपी लेके लिख सकते हैं। जो पहला नियम है वो क्या बोलता है कि नाम क्या है, दूसरा उसका विस्तार क्या है, और वो कब से लागू, आरंभ कब से हुआ। किसी भी नियम के जो फर्स्ट रूल होता है वो ये बताता है कि उसका नाम क्या है, उसका विस्तार कितना है और वो कब से आरंभ हुआ। दूसरे में हमेशा क्या आती है दोस्तों, परिभाषाएं। दूसरे में आती है परिभाषाएं। नियम 3 क्या बोल रहा है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों से राज्यों या व्यक्तियों को पत्राचार की भाषा, मतलब अगर केंद्र सरकार जो है किसी राज्य में या किसी व्यक्ति विशेष से जो पत्राचार कर रही है, डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान कर रही है, उसकी भाषा क्या होगी, ये नियम 3 बताता है। नियम 4, केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो ऑफिस है, उनके जो ऑफिस है उसके बीच में जो पत्राचार होगा किस भाषा में होगा, उसके बारे में नियम 4 बताता है। नियम 5 दोस्तों ये क्या बोलता है कि हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा। अगर कोई पत्र हिंदी में आया है तो उसका आंसर भी हिंदी में ही होगा, ये नियम 5 बताता है। ठीक है दोस्तों, नियम 6 क्या बोलता है कि कुछ दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे इंपॉर्टेंट होंगे जो हिंदी में तो होंगे साथ में इंग्लिश में भी होंगे, दोनों लैंग्वेज में होंगे, ये बताता है नियम 6। कुछ दस्तावेज ऐसे हैं
जो कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी होंगे। ठीक है दोस्तों। अब नियम 7 क्या बोलता है? नियम 7 ये बोलता है कि भाई आवेदन, अपील, अभ्यावेदन, ठीक है दोस्तों, आवेदन, अपील या अभ्यावेदन को हम या तो हिंदी में कर सकते हैं या इंग्लिश में कर सकते हैं। ये बताता है हमारा नियम नंबर 7। नियम 8। नियम 8 क्या बोलता है कि कार्यालयों पर टिप्पण, या इसको बोलते हैं नोटिंग। नियम 8 में क्या है? नोटिंग, कार्यालयों पर टिप्पण। ठीक है दोस्तों, इसको हम कार्यालयों पर टिप्पण बोल सकते हैं या नोटिंग बोल सकते हैं। ये नियम 8 के अंदर है। इसके अलावा नियम 9। नियम 9 ये बताता है हिंदी में प्रवीणता। ठीक है दोस्तों, प्रोफिशिएंसी ऑफ हिंदी, हिंदी में प्रवीणता। ये हिंदी में प्रवीणता बताता है। नियम 10। नियम 10 क्या बोलता है दोस्तों? हिंदी का कार्य साधक ज्ञान, कि हिंदी का कितना कार्य साधक ज्ञान है वो बताता है 10 में। नियम 11, इसमें मैं थोड़ा रफ करके बताता हूँ यहाँ पे। नियम 11 कुछ वर्ड दोस्तों उसमें, जैसे मैनुअल, मैनुअल, संहिताएं, ठीक है दोस्तों, प्रपत्र, इसके अलावा रजिस्टर या फिर नामपट, नामपट, ठीक है दोस्तों, या फिर लेटर हेड, जो हमारा लेटर हेड होता है, लेटर हेड। ठीक है दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में वो क्या होंगे? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। ये नियम 12 बोलता है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट नियम, नियम 11 बोलता है। नियम 12 क्या हमारा? नियम 12 बोलता है कि नियमों के पालन की जिम्मेदारी प्रशासनिक प्रमुख की होगी। कि अभी इतने सारे नियम है, कोई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना, जिम्मेदारी लेगा, तो कौन लेगा? प्रशासनिक प्रमुख। जो प्रशासनिक प्रमुख होगा वो इसकी जिम्मेदारी लेगा। प्रशासनिक प्रमुख वो इसकी जिम्मेदारी लेगा सब नियमों की। ये नियम 12 बोलता है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ आपको सारे नियम। नियम 1 में क्या होता है दोस्तों? कि नाम, विस्तार, आरंभ, ये नियम 1 में होता है। 2 में परिभाषाएं होती है। 3 में क्या? केंद्र सरकार के कार्यालयों से, मतलब जो अपने केंद्र सरकार है उसके कार्यालयों से राज्य व्यक्तिगत के बीच में पत्राचार। 4 क्या बोलता है? कि केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच में पत्राचार, कि केंद्र सरकार उसके जो ऑफिस होंगे उसके बीच में जो डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान होगा वो किस भाषा में होगा, उसको लेके। नियम 5 क्या बोलता है? कि हिंदी में प्राप्त जो पत्र है उसका जो उत्तर दिया जाएगा वो हिंदी में ही दिया जाएगा। ये बोलता है नियम 5 बोलता है। और नियम 6 क्या बोलता है? कि जो कुछ दस्तावेज है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। ये नियम 6 बोलता है। नियम 7 क्या बोलता है? आवेदन, अपील, अभ्यावेदन। आवेदन, अपील, अभ्यावेदन, ये जो हिंदी या अंग्रेजी में किए जा सकते हैं। ये हमारा नियम 7 हो गया दोस्तों। अब नियम 8 क्या बोलता है? नोटिंग, कार्य पर टिप्पण, जिसको अपन बोलते हैं कार्यालयों पर टिप्पण या नोटिंग। कार्यालयों पर टिप्पण या नोटिंग, ये इसकी हेडिंग है नियम 8 की। अब नियम 9 क्या दोस्तों? हिंदी में प्रवीणता, हिंदी में प्रवीणता। और 10 क्या है? हिंदी में कार्य साधक ज्ञान। 9 में है हिंदी में प्रवीणता, 10 में है हिंदी का कार्य साधक ज्ञान। ठीक है दोस्तों। 11 में मैनुअल, संहिता, प्रपत्र, रजिस्टर, नामपट, लेडर आदि जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। आपने देखा जो गवर्नमेंट की सील स्टैंप होता है, स्टैंप सील होती है, उसका पैटर्न क्या होता है? पहले हिंदी में होता है, फिर अंग्रेजी में होता है, दोनों भाषा में होता है। तो दोनों में होंगे। नियम 12 क्या बोलता है? कि जो प्रशासनिक प्रमुख है वही इन सभी नियमों के लिए जिम्मेदार है, उनके पालन कराने के लिए। तो नियमों का पालन की जिम्मेदारी किसके पास है? प्रशासनिक प्रमुख की है। ये नियम 12 बोलता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सारे नियम बता दिए। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था हमारा? राजभाषा अधिनियम 1976, ये राजभाषा नियम अधिनियम है कि किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी फाइल पर टिप्पण, दोस्तों देखो ये क्या है?
फाइल पर टिप्पण कार्यवत हिंदी या अंग्रेजी में, ठीक है दोस्तों। और टिप्पण मतलब होता है नोटिंग, मैंने आपको बताया था कि नोटिंग भी एक नियम है, नोटिंग इंग्लिश में पढ़ते हैं हाइरा, नोटिंग दोस्तों ये किस में होता है, नियम 8 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रेलवे बोर्ड राजभाषा क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये पूछ रहा है कि रेलवे अपने जो रेल बोर्ड है, तो दोस्तों रेल बोर्ड में सबसे ऊपर होता है, रेल बोर्ड में सबसे ऊपर होते हैं हमारे अध्यक्ष साहब, तो इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है दोस्तों। सदस्य नहीं होता है, मंत्री नहीं होता है, निदेशक नहीं होता है, डायरेक्टर नहीं होता है। आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ए, रेलवे बोर्ड, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सचिव कौन होता है। सचिव दोस्तों इसका होता है डायरेक्टर, जो डायरेक्टर होता है वो सचिव होता है, और डायरेक्टर बोले तो हमारे निदेशक राजभाषा। ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 60, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अनुपालन का दायित्व किस सौंपा गया है। दोस्तों अब इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अनुपालन का दायित्व किसे सौंपा गया है। कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान को, ए बी में क्या है राजभाषा अधिकारी को, सी ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को, डी संबंधित लिपिक को। दोस्तों इसका जो दायित्व सौंपा गया है ये उसके पास होगा जो दस्तावेज पर साइन करेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए सी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि राजभाषा नियम 1967 के किस नियम के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी भाषा में देना आवश्यक होगा। हिंदी में किस भाषा में, ये बोल रहा है कि हिंदी में जो प्राप्त पत्र है उसका उत्तर किस भाषा में देना होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि नियम जो हमारा 5 है, इसका नियम जो 5 है वो क्या बोलता है कि हिंदी में प्राप्त जो पत्र है उसका आंसर हिंदी में ही दिया जाएगा, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ए, अंग्रेजी नहीं, हिंदी अंग्रेजी नहीं, हिंदी अंग्रेजी द्विभाषिक ये भी नहीं, हिंदी में है तो हिंदी में दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये नियम 5 बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा मंत्र सॉफ्टवेयर किस कार्य के लिए विकसित किया गया है। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर की बात कर रही है तो मैं आपको सभी सॉफ्टवेयर बता देता हूँ जो मैंने एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है प्रवाचक, ठीक है दोस्तों। अब प्रवाचक क्या करता है, ये हिंदी का जो टेक्स्ट होता है, हिंदी का जो टेक्स्ट होता है उसको हिंदी स्पीच में बदलता है, हिंदी के टेक्स्ट को हिंदी स्पीच में बदलता है, ये प्रवाचक करता है, ठीक है। तो नाम है सॉफ्टवेयर का प्रवाचक राजभाषा, ये करता है हिंदी टेक्स्ट को हिंदी स्पीच में बदलता है। इसके अलावा एक होता है दोस्तों लीला, सॉफ्टवेयर होता है लीला, ये क्या करता है, इसको बनाया गया हिंदी सीखने के लिए, ये हिंदी सीखने के लिए बनाया गया है, इसको हिंदी सीखने के लिए इसे बनाया गया है, तो हिंदी सीखने के लिए हमारा लीला। इसके बाद दोस्तों एक होता है श्रुतुलेखन, लेखन, ये क्या होता है तो हिंदी की जो स्पीच होती है उसको जो हिंदी टेस्ट में चेंज करता है, ये हिंदी की स्पीच को हिंदी टेस्ट में चेंज करता है, ठीक है दोस्तों। जिस तरह से प्रवाचक क्या करता है हिंदी टेस्ट को हिंदी स्पीच में करता है, वैसे श्रुतुलेखन क्या करता है, ये लिखने का काम करता है, मतलब लिख रहा है, तो ये हम जो बोल रहे हैं उसको लिख रहा है, तो ये हिंदी स्पीच को हिंदी टेस्ट में बदलता है। और जो प्रवाचक है, प्रवाचक मतलब प्रवचन देना, बोलना, तो ये क्या करता है, इसका नाम ही बता दोस्तों प्रवाचक, प्रवचन देने वाला, मतलब कि कुछ बोलेगा, स्पीच देगा, तो इससे हमें हिंट लग जाएगा कभी ये हिंदी टेक्स्ट को हिंदी स्पीच में बदलता है। इसके बाद दोस्तों एक और होता है हमारा मंत्रा, ये टाइपिंग के लिए दोस्तों, टाइपिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको चारों बता दिए, प्रवचन जो हमारा हिंदी टेक्स्ट को हिंदी स्पीच में बदलने के लिए, फिर मंत्रा जो बता दिया टाइपिंग के लिए, फिर श्रुतुलेखन लिखना, तो हिंदी स्पीच को हिंदी टाइपिंग में या टेक्स्ट में बदलने के लिए। इसके अलावा लीला, सॉफ्टवेयर लीला, ये जो है हमारा हिंदी सीखने के लिए दोस्तों, हिंदी सीखने के लिए। मैंने आपको चारों बता दी जो मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां से इसने क्या पूछा है, ये हमसे पूछ रहा है मंत्रा सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया
कि मंत्र जो है वो किसके लिए है दोस्तों? टाइपिंग के लिए है। मंत्र जो है हमारा टाइपिंग के लिए है। आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है साथियों, आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत की भाषाओं के माध्यम से हिंदी सीखने के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? मैंने दोस्तों आपको अभी बताया, हिंदी सीखने के लिए हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? लीला है दोस्तों, लीला। हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? अरे सारे इसमें आ गए। हिंदी स्पीच को हिंदी टेस्ट में बदलने से संबंधित सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जैसे हिंदी स्पीच को ये हिंदी टेस्ट में बदल रहा है, मतलब लिख रहा है, ये लेखन का कार्य कर रहा है, तो श्रुति लेखन। ठीक है दोस्तों, इसकी हो जाएगा हमारा आंसर ए, श्रुति लेखन। क्या कर रहा है? ये स्पीच को टेस्ट में बदल रहा है, मतलब लेखन का कार्य कर रहा है, तो श्रुति लेखन। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्या है हमारा? हिंदी टेस्ट को हिंदी स्पीच में, यहाँ टेस्ट है उसको स्पीच में बदल रहा है। अब स्पीच में बदलना मतलब बोलना, प्रवचन देना, तो प्रवाचक, प्रवाचक राजभाषा, ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है कि 66 हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार गृह क्षेत्र से के क्षेत्र के केंद्र सरकार कार्यालयों के लिए हिंदी में कितना प्रतिशत पत्राचार निर्धारित है? दोस्तों जब भी पत्राचार हो सी से ए में या बी में, सी से मतलब ये हो जाए गे। ठीक है दोस्तों, गे से के में या खे में, जब भी हिंदी में पत्राचार की बात की जाए तो उसके लिए जो 2019-20 के लिए दिया गया है, 2019-20 के लिए वो है 55%। अब चाहे वो हिंदी वो सी से ए में पूछे, चाहे सी से बी में पूछे, ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए आंसर हो जाएगा बी। बी नहीं, सी डी हो जाएगा 55%। ये पूछ रहा है गे से के लिए, मतलब सी से ए के लिए। ठीक है दोस्तों, 3 क्षेत्र होते हैं, ए बी और सी, के ख ग। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले पार्ट फर्स्ट में पूरा अच्छे से बता रखा है, आप हमारा फर्स्ट का जो वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 में वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ग क्षेत्र से ख क्षेत्र, अब ये क्या पूछ रहा है? सी से बी में, ग से ख में, मतलब सी से बी में पूछ रहा है, तो 55%। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा 68 हिंदी के प्रयोग के लिए 2019-20 में वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ग क्षेत्र से ग क्षेत्र में, दोस्तों ग से ग में हिंदी में कितना प्रतिशत मूल पत्राचार निर्धारित किया गया है? 55%। जब सी से ए में हो रहा है 55%, सी से बी में हो रहा है 55%, तो सी से सी में तो 55 ही होगा दोस्तों, क्योंकि ये सी में कौन से आते हैं? साउथ साइड के मैक्सिमम आते हैं, जो ए और बी में नहीं आते वो सी में आते हैं, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या आते हैं? हमारे सी में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 19-20 में वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ग क्षेत्र से के क्षेत्र और ख क्षेत्र के राज्य संघ राज्य कार्यालय व्यक्ति के लिए हिंदी का कितना प्रतिशत मूल पत्राचार निर्धारित है? दोस्तों ये 85% है। ठीक है दोस्तों, ये 85% है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हिंदी के प्रयोग के लिए 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी में प्राप्त कितने प्रतिशत पत्रों का उत्तर हिंदी में दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? दोस्तों अगर हिंदी में कोई पत्र है तो उसका आंसर हिंदी में दिया जाएगा। ये नियम नंबर 5 है अपने राजभाषा नियम 1976 का। और ये जब हिंदी में पूछा गया पत्र का आंसर हिंदी में ही दिया जाएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा? वो 100%, 100%। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 70 हो जाएगा हमारा डी, 100%। अब 71 हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार गे क्षेत्र में हिंदी में टिप्पण
लिखने का कितना प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित है? हिंदी में टिप्पणी लिखने का दोस्तों, तो ये 30% है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये गैर क्षेत्र की बात कर रहा है, सी क्षेत्र की बात कर रहा है, वहाँ पे 30% है कि वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है या कम बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 30%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? 72। दोस्तों ये क्या बोलता है कि हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार गैर क्षेत्र में हिंदी डिक्टेशन का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? दोस्तों ये भी 30% ही है। ठीक है दोस्तों, इससे जो हमसे पहले पूछा हिंदी में नोटिंग की पूछी थी इसने हमसे पहले। दोस्तों देखो, इस क्वेश्चन में आते हम 71 में, तो इसमें पूछा था नोटिंग के बारे में, ठीक है ना, टिप्पण के बारे में। तो नोटिंग टिप्पण जो है 30% है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, उसने पूछा है हमसे डिक्टेशन के लिए। तो नोटिंग टिप्पण 30% है और जो डिक्टेशन है वो भी 30% ही है, याद ध्यान रखना। तो नोटिंग और डिक्टेशन सी रीजन के लिए 30% ही है, सी क्षेत्र के लिए जो बड़ा क्षेत्र है उसके लिए 30% है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 30%। ठीक है दोस्तों, यहाँ पूछा था हमसे किसके बारे में? डिक्टेशन के बारे में पूछ रहा था। हिंदी में डिक्टेशन वो 30% है। 73 हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार गैर क्षेत्र में कंप्यूटर संहिता सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषिक रूप में खरीद का कितना प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित है? अगर आप कोई सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं या कोई कंप्यूटर खरीद रहे हैं जो भाषा से संबंधित है, तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है कि दोनों में खरीदे जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि एक ही में खरीदा जाएगा। और तो सरकार ने इसका दिया है 100% कि अगर आप कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर या भाषा संबंधी कुछ ऐसा खरीद रहे हो, उपकरण इलेक्ट्रिक उपकरण खरीद रहे हैं, तो वो दोनों भाषा में होने चाहिए, वो इंग्लिश में भी होना चाहिए, वो हिंदी में भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 100%, 100%। अब नेक्स्ट क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप होना चाहिए। दोस्तों ये भारतीय अंक का अंतर्राष्ट्रीय रूप, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारी लिपि है, ये रोमन हम काम रोमन नहीं है हमारे लिए, इसलिए नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, ये हमारा आंसर है। केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 1.5% कर्मचारी ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, ये पूछ रहा है कि कोई कार्यालय है, उसमें कुछ जो प्रश्न पूछा हमसे कि भाई कर्मचारियों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उन कार्यालयों का नाम राजपत्र में सूचित किया जाता है, तो कितने परसेंट है वो मुझसे पूछ रहा है। दोस्तों 80% है। अगर 80% लोग 80% एक कार्य के लोगों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उसको राजपत्र में अधिसूचित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा 76 क्वेश्चन, केंद्र सरकार के जिन कार्यों ने 80%, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका आंसर भी दे रखा है 80%। कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन करते हैं और आगे जाके जब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें पिछले क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है, तो कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि आप पीछे से क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए तो आपको आंसर मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आप पीछे से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80% कर्मचारियों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम किस राजभाषा नियम के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नियम पूछ रहा है तो वो नियम हो जाएगा 10 का 4। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैंने आपको बताया था राजभाषा नियम 1976, उसका जो नियम 10 था वो था हिंदी का कार्य साधक ज्ञान। अब ये बोल रहा है कि राजपत्र में अधिसूचित होने के लिए, तो हो जाएगा 10 का 4, 10/4। हिंदी का कार्य साधक ज्ञान 10 के लिए, 9 में क्या था हिंदी की परमिट था, 8 में क्या था कार्यों पर टिप्पणी या नोटिंग। ठीक है दोस्तों, और 5 में क्या था हिंदी के पत्रों का हिंदी में उत्तर दिया जाएगा। 6 में क्या था कुछ दस्तावेज जो हिंदी में वो अंग्रेजी में भी होंगे। ये मैंने राजभाषा नियम 1976 में आपको बताया था पहले ही। तो जो नियम 10 था वो था हमारा हिंदी का कार्य साधक ज्ञान, और 10 का जो 4 है वो ये बोलता है कि भारत के पत्राचार में अधिसूचित करने के लिए 10 का 4, ये हमारा नियम हो जाएगा, अंदर हो जाएगा ए। 77 रेलवे बोर्ड व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना
योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पुरस्कार की राशि कितनी है? दोस्तों ये 3000 रुपये, साथ में इसके प्लस प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। 3000 रुपये प्लस प्रमाण पत्र। रेलवे बोर्ड व्यक्तिगत नगद पुरस्कार 3000 रुपये प्लस प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कितने प्रतिशत अनुभागों को हिंदी में 100% कार्य करने के लिए नामांकित किया जाना आवश्यक है? दोस्तों 20% है, आपको यूं रट्टा मानना है, ये 20% है। केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80% कर्मचारियों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम किस नियम के अंतर्गत भारत के राजपत्र में? ये दोस्तों भी क्वेश्चन आया था, रिपीट हो गया क्वेश्चन, दोबारा आ गया क्वेश्चन। ये 10 का 4, अभी मैंने आपको बताया था, नियम 10 ब्रैकेट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत प्रशासनिक प्रधान को राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के अनुपालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है? दोस्तों नियम 12 मैंने आपको बताया था, नियम 10 हिंदी का कार्य साधक ज्ञान, नियम 11 में बताया था मैनुअल, संहिता, प्रपत्र, रजिस्टर, नाम पठ, ठीक है, लेटर हेड, ये सब नियम 11 में थे। और नियम 3 क्या था हमारा कि ये तो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का राज्य या किसी व्यक्ति के बीच में जो पत्राचार होता है वो किस भाषा में होगा? जो केंद्र सरकार है उसका राज्य सरकार या व्यक्ति के बीच में जो पत्राचार है वो की भाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से पूछा था राजभाषा नियम की अनुपालना का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, वो नियम 12 के अंदर है, आंसर हो जाएगा हमारा ए। इसके अलावा दोस्तों 81 राजभाषा नियम 1976 के किस उपनियम के अनुसार? दोस्तों इसमें उपनियम पूछ लिया है, डायरेक्ट नियम के अंदर भी कुछ उपनियम होते हैं तो वो पूछ लिया इसने। उपनियम के अनुसार कोई भी कर्मचारी आवेदन अपील या आवेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 7 का 1, 7 का उपनियम 1। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो नियम 7 है वो क्या है, वो हमारा आवेदन, अपील, अभ्यावेदन किसमें, हिंदी या अंग्रेजी में। ये हमारा नियम 7 था, इसने इसका उपनियम पूछ लिया तो 7 का उपनियम 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा 82 राजभाषा नियम 1976 के किस उपनियम के अनुसार कोई भी कर्मचारी मांग कर सकता है कि उस पर तामील किए जाने वाली भाषा या सूचना हिंदी या अंग्रेजी में दी जाए? हिंदी या अंग्रेजी में दी जाए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें पूछ रहा है कि हिंदी या अंग्रेजी में कौन सा नियम उसके लिए कि सूचना जो है हिंदी या अंग्रेजी में दी जाए। ठीक है दोस्तों, और तामिल आदेश, ये आदेश की बात कर रहा है, तो ये हमारा दोस्तों नियम 7 का उपनियम 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताता आवेदन, अपील, अभ्यावेदन ये सब किस में आते हैं, नियम 7 में आते हैं, और ये 7 का 1 हो जाएगा, 7 का 3 हो जाएगा, उपनियम 3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, राजभाषा अधिनियम। दोस्तों अधिनियम राजभाषा नियम है। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत केंद्र सरकार के किसी कार्यालयों में प्रयोग किए जाने वाली सभी नाम पट, सूचना पट, शीर्ष पट, लिफाफों पर उत्तीर्ण लेखन सामग्री के अन्य मंदे हिंदी और अंग्रेजी में होने चाहिए? ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताया था कि जो हमारा नियम 11 है उसमें कुछ वर्ड थे दोस्तों। नियम 11 के अंदर मैनुअल, संहिता, प्रपत्र, रजिस्टर और नामपट। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो नियम 11 तो इसने दे रखा है, पर 11 का ऑप्शन 1 भी दे रखा है, 2 भी दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर 11 का उपनियम 3। ठीक है, ये जितने भी नाम पट्टे, सूचना पट्टे, शीर्षक के लिफाफे हैं वो आपने देखी होंगे, लिफाफे जो होते हैं वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होते हैं, सूचना पट्टे होते हैं वो भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 11 का 3।
राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए महाप्रबंधक और उनसे ऊपर के स्तर अधिकारी को निम्न में से कौन सा सम्मान दिया जाता है? ये पूछा दोस्तों महाप्रबंधक, बोल तो जीएम साहब, और ये होते हैं एचजी ग्रेड के ऑफिसर, एचएजी ग्रेड के ऑफिसर होते हैं। तो उनको दिया है दोस्तों कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पद पुरस्कार। इसमें 30,000 रुपये का नकद इनाम दिया जाता है, 30,000 रुपये का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड एसएजी और उनसे ऊपर के अधिकारी को निम्न में से कौन सा सम्मान दिया जाता है? दोस्तों एसएजी ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऑफिसर होते हैं, तो लास्ट तक का जो एसएजी ग्रेड का ऑफिसर होगा उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए? ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 86। एक कर्मचारी को अपने दैनिक सरकारी कामकाज में वर्ष के दौरान हिंदी में कम से कम 10,000 शब्द लिखने पर किस पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है? दोस्तों 10,000 शब्द लिखने के लिए दिया जाता है गृह मंत्रालय पुरस्कार योजना अवार्ड, गृह मंत्रालय पुरस्कार योजना अवार्ड दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कितने प्रतिशत अनुभागों को हिंदी में 100% कार्य करने के लिए नामांकित किया जाना आवश्यक है? दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 20%, 20% आवश्यक है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 86 हो जाएगा हमारा 88। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार केंद्र सरकार सरकारी कार्यालयों के वेबसाइट का कितना प्रतिशत द्विभाषिक होना चाहिए? दोस्तों ये 100% होना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसमें भाषा की बात की जा रही है, या कोई वेबसाइट है, कोई एप्लीकेशन है, वो 100% द्विभाषिक होगी। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जहाँ भी इस तरह क्वेश्चन है डायरेक्टली आप 100% मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त कोड, मैनुअल, प्रक्रिया, साहित्य आदि, अनुवाद आदि का कितना प्रतिशत द्विभाषिक होना चाहिए? ठीक है दोस्तों। ये भी दोस्तों हमारा 100% है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 90 नंबर का। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण संस्थानों की कितनी प्रतिशत पाठ्य सामग्री का द्विभाषिक रूप में होना अनिवार्य है? दोस्तों जो यहाँ सिलेबस की बात कर रहा है कि जो सिलेबस है, सामग्री है किसी प्रशिक्षण संस्थान का, वो द्विभाषिक रूप में कितना होना चाहिए? दोस्तों वो भी हो जाएगा 100%, 100%। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 91। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों में न्यूनतम कितने प्रतिशत कार्यालयों का निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है? तो कोई गृह मंत्रालय है कि जो वार्षिक कार्यक्रम उसके अंदर जो अधिकारी है उसके अंदर बहुत सारे कार्यालय होते हैं, तो एक वर्ष के अंदर उसको कम से कम कितने कार्यालयों का निरीक्षण करना जरूरी है, ये वो पूछा गया दोस्तों इसमें। तो इसको हो जाएगा हमारा 25। ठीक है दोस्तों, 25%। नेक्स्ट हमारा 92। ये क्या बोल रहा है कि गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार पुस्तकालयों के अनुदान में से कितना प्रतिशत राशि हिंदी पुस्तकों, हिंदी ई पुस्तकों पर व्यय की जानी, या पैसे की बात कर रहा है राशि की? दोस्तों 50%। कि भाई हिंदी की पुस्तकों के लिए, ईमेल के लिए जो राशि होगी पुस्तकालय के अंदर कितनी होगी, वो 50% इसके लिए दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। हिंदी टाइपिंग परीक्षा पास करने पर कितने महीने के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर व्यक्तिगत वेतन दिया जाता है? दोस्तों जब हिंदी की बात कर रहा है, हिंदी टाइपिंग की बात कर रहा है, तो इसके लिए 12 महीने का होता है, और जब बात करता है हिंदी स्टेनोग्राफर की, उसके लिए 24 महीने का होता है। कि इसने बोला है जैसे कि हिंदी टाइपिंग परीक्षा पास करने पर अगर किसी ने हिंदी की परीक्षा पास कर ली टाइपिंग की, तो उसे कितने महीने का वेतन वृद्धि के बराबर व्यक्तिगत वेतन दिया जाएगा? तो वो 12 महीने का। पर वहीं जब वो हिंदी स्टेनोग्राफर की परीक्षा पास कर लेगा
तो उसे 24 महीने का दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी टाइपिंग के लिए 12 महीने, स्टेनोग्राफर के लिए जब एग्जाम पास कर लेगा तो 24 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदू आशुलिपि, आशुलिपि मतलब क्या होता है, स्टेनोग्राफर, परीक्षा पास करने पर कितने महीने के लिए वेतन वृद्धि के बराबर व्यक्तिगत वेतन दिया जाएगा। दोस्तों इसके लिए हो जाएगा 24 महीने। ये डी, डी में 24 दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 95, अगर भारत का कोई राज्य संविधान में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं में से अपनी राजभाषा नहीं चुनता है, मतलब उसके कोई राज्य है जो अपने राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं को नहीं चुनता है संविधान का यूज करते हुए, तो उस राज्य की राजभाषा क्या होगी दोस्तों, उस राज्य की राजभाषा होगी इंग्लिश। अगर कोई राज्य अपने राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं, क्योंकि आपसी विवाद चलते हैं कि एक राज्य में बहुत सारी भाषा बोली जाती है, तो चुनना डिफिकल्ट होता है कि एक राज्य में अगर ऐसा है, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, अंग्रेजी को ही वहां की राजभाषा घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 96, संसद में प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल, यहाँ बात कर रहा है संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल या प्रत्येक सदन में रखे जाने वाली सभी विधेयकों प्रस्तावित किए जाने वाले संशोधन प्राधिकृत पाठ किस भाषा में होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, संसद की बात की जाए, राज्य विधानमंडल की बात की जाए, या फिर हाई कोर्ट की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, यहाँ पे जो भाषा की बात की जाए दोस्तों अंग्रेजी की बात करेगा, यहाँ पे अंग्रेजी की ही बात करेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पहले बताया था कि 1965 के बाद, ठीक है दोस्तों, 1950 से 1965 तक में अंग्रेजी को यूज करने के लिए बोला गया था आज़ादी के बाद। उसके बाद अंग्रेजी को यूज करेंगे नहीं करेंगे उसके लिए बाद में राष्ट्रपति की अनुमति दी जाएगी, पर बाद में 1965 के बाद ये तय किया गया कि जो अंग्रेजी है उसको कंटिन्यू ही यूज किया जाएगा हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए, संसद की राजभाषा के लिए, जो भी हमारे प्राधिकृत पाठ होंगे उसके लिए, क्योंकि उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो हिंदी भाषा में छोड़ के कन्नड़ पीपल भी हो सकता है, तमिल भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों, तेलुगु पीपल भी हो सकता है, तो उनको हिंदी नहीं आती है, तो उसको देखते हुए जो ये भाषा है वो अंग्रेजी में होती है। ठीक है दोस्तों, तो अंग्रेजी इसका आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के में वर्तमान उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाहिक देश भाषा होनी चाहिए दोस्तों अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, 9 हो जाएगा हमारा अंग्रेजी, मैं जस्ट आपको ऊपर बताया ही, इसके आंसर हो जाएगा हमारा अंग्रेजी। संवैधानिक उपबंधों के अनुसार हिंदी भाषा को भारतीय सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हुए इसमें समृद्ध बनाने के लिए जहां कहीं आवश्यक या वांछनीय हो वहां मुख्यतः किस भाषा से शब्दों को ग्रहण किया जाएगा। दोस्तों हिंदी के लिए जो शब्द लिए जाते हैं वो हमारे संस्कृत भाषा से। ठीक है दोस्तों, जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो वहां से जो शब्द लिए जाएंगे कहाँ से लिए जाएंगे, संस्कृत भाषा से लिए जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा से। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन हमारा क्या है, हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में बोर्डों को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों ये पूछ रहा है कि जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ पर जो बोर्ड लगाए जाते हैं उनका क्रम कैसा होता है। तो दोस्तों पहले तो वहाँ की जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है, जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज होती है, रीजनल लैंग्वेज वो आती है, उसके बाद हिंदी आती है, उसके बाद इंग्लिश आती है, ये उनके बोर्ड का क्रम होगा। ठीक है दोस्तों, ये उनके बोर्ड का क्रम होगा कि रीजनल लैंग्वेज, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, यानी कि क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा हिंदी, ये नहीं हो जाएगा, अंग्रेजी ये नहीं होगा, क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी, हिंदी ये भी नहीं होगा, हाँ ये ठीक है दोस्तों, आंसर सी, क्षेत्रीय भाषा फिर हिंदी हो जाएगा फिर अंग्रेजी हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 100, रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणाओं का क्रम क्या होना चाहिए। सेम दोस्तों जैसे वहाँ पे था वैसे यहाँ पे रहेगा, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा, फिर अंग्रेजी, ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक दोस्तों स्टाम्प का भी याद रखना, स्टैम्प जो सील होती है हमारी, स्टैम्प सील जो होती है इसका भी केवल क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वो किस तरह से होती है, तो उसमें सबसे पहले हिंदी होती है, बाद में इंग्लिश होती है, वो द्विभाषिक होती है। राजभाषा नियम के अनुसार, राजभाषा के अनुसार जो इसका जो नियम बनाया गया उसमें क्या है कि ऊपर होगी हिंदी, नीचे होगी इंग्लिश, ये द्विभाषा में होगी। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 100 क्वेश्चन कर लिए हैं और आपको समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किए हैं और जितना हो सके उतना डीप में जाने की कोशिश करी दोस्तों, और आई होप आपको समझ में आया होगा।
और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं और उसको आपके लिए अपलोड करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।